हर जुबान ये कहे बाहर नौजवान नौजवान कामयाबी बने अब तेरी मेजबान हर जुबान ये कहे बाहर नौजवान नौजवान कामयाबी बने अब तेरी मेजबान सर पे दस्तार मेहनत की तुम जुल्म से लड़के आगे बढ़ो सीखना सीख लो साबे इकबाल की तुम ही ताबीर हो कौमो मिल्लत की बस तुम ही तकदीर हो अपने जज्बे नशों में बहाओ नहीं अपनी कदरों को ऐसे गवाओ नहीं हर के बटन से तुम ना डरो Assalamu alaikum. This is Moamar and you are watching my Facebook and YouTube channel Let's Do Freelancing. आज की वीडियो में मैं अपने बारे में बात करना चाहूँगा। अपने बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। लेकिन जब तक आप खुद अपने बारे में नहीं बता पाएंगे कि आप कौन हैं, आपके बारे में कोई नहीं जान पाएगा। और जब तक आपके बारे में कोई जान नहीं पाएगा तब तक वो आपको वैल्यू नहीं देगा। तो आपकी वैल्यू क्या है, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आपके पास कोई आपकी इस वैल्यू के बदले में आपको वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो अपनी वैल्यू एक तो डेवलप करना ज़रूरी है, और सिर्फ डेवलप करना ज़रूरी नहीं है, अपनी वैल्यू बनाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपनी वैल्यू को प्रूव करना या बताना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो डिज़ायर लोग हैं वो आपसे आपकी वैल्यू के मुताबिक आपसे मामलात करें, या आपकी सर्विस जो है वो भी बेसिकली आपकी वैल्यू है। जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी बेसिकली आपका तारुफ है, आपकी वैल्यू है। तो वो सर्विस आपसे लेने कोई तभी आएगा जब आप अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या हैं, किस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं, आपका इस स्पेसिफिक चीज़ के अंदर कितना एक्सपीरियंस है, और आपने ये सफ़र कैसे किया, क्या आपने इस सफ़र को किस तरह आगाज़ किया, और इसके दौरान क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपने जो गेन किए, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने की, और फिर इन मिस्टेक्स के बाद इन मिस्टेक्स को कवर अप कैसे किया, इन प्रॉब्लम्स कौन सी आई आपको, और उन प्रॉब्लम्स के साथ डील कैसे किया। ये सारे मौज़ूआत हैं आज की इस वीडियो के, और इस वीडियो के अंदर मैं अपनी स्टोरी भी बताना चाहूँगा। बेसिकली मैं अपना सारा एक्सपीरियंस और सारे मिस्टेक्स और ऑल दीज थिंग्स, ये जो मैं शेयर करूँगा ये एक अपनी स्टोरी की सूरत में ही शेयर करूँगा। तो इससे आपको एक तो मेरी वैल्यू का पता लगेगा, दूसरा मैं कौन हूँ, मेरा तारुफ आपको मिलेगा, तीसरा मैं अगर आपको बताऊँ कि मैं इस स्टेज पे और इस लेवल पे पहुँच चुका हूँ और मैं ये हूँ और इस लेवल का हूँ, तो इस लेवल तक पहुँचने में मुझे क्या मुश्किलात आई, किस तरह की एफ़र्ट्स की, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर होने जा रही हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग होगी। एंड आल्सो मैं आपको बताता चलूँ फॉर अ बिगनर या ऐसे लोग जो फ्रीलांसिंग के अंदर ख़ास तौर पे स्टक हुए हैं, उनके लिए एज अ मोटिवेशन भी होगी। तो मैं आज अपनी स्टोरी का आगाज़ अपने इस तारुफ के साथ करना चाहूँगा। मोमर शकील मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक़ मुल्तान की एक तहसील शुजाबाद से है। बैकग्राउंड अगर मैं अपना आप लोगों के साथ शेयर करूं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला, और मैंने जो है अपनी एजुकेशन एज़ कम्पेयर टू माय अदर सिबलिंग जो है गवर्नमेंट स्कूल्स और फाउंडेशन के स्कूल से हासिल की, जबकि मेरे सिबलिंग्स जो दूसरे हैं उन्होंने प्राइवेट स्कूल से हासिल की। सो ये तो बस जो है ना पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं, जो है मामलात बन जाते हैं। इसमें कोई ख़ास रीज़न नहीं थी कि मुझे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं थी, या मेरे पेरेंट्स को मुझसे दुश्मनी नहीं थी सच थिंग कि मुझे इस सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाया और
जो है दूसरे सिबलिंग्स को, बहन भाइयों को, उनको प्राइवेट में क्यों पढ़ाया। तो ये चीज़ें इस वजह से, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस जो है सूरत हाल ऐसी बन गई थी। हाँ, इसके पीछे ये भी था कि मैं शुरू से ही ना इंतहाई निकम्मा बच्चा हुआ करता था एजुकेशन के हवाले से, स्टडी के हवाले से, और मैं अपने 3 क्लास में फ़ेल हो गया था। हाँ, मैंने स्टार्ट प्राइवेट स्कूल से ही लिया था, लेकिन 3 क्लास में फ़ेल होने के बाद माइट भी कि मेरे पेरेंट्स ने समझा कि ये जो है ना प्राइवेट स्कूल में मुफ्त की फ़ीसें ज़ाया कर रहा है, इसे जो है किसी सरकारी खाते में डाला जाए, ताकि जो है वो जो फॉर्मेलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन वाली, वो कंप्लीट हो जाए। और मेरे जो हालात थे स्टडी के हवाले से, स्टडी में इंटरेस्ट के हवाले से, और जो मेरी शुरू से बचपन से हरकतें थी, मैं डिज़र्व भी करता था कि मैं बजाय किसी प्राइवेट स्कूल में फ़ीसें ज़ाया करने के एक किसी सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करूं। थोड़ी सी फ़नी चीज़ें भी ऐड होती जाएंगी, फ़नी पॉइंट्स भी ऐड होते जाएंगे। कोशिश करूंगा कि आपसे कोई चीज़ ना छुपाऊं, जिस तरह के मामला जैसे होते रहे वो आपको बताता रहूँगा अपनी ज़िंदगी के। यहाँ से फिर जो है एक पैफ के स्कूल में आया, जो कि टोटली फ्री था, और स्कूल का कल्चर भी ऐसा था कि उसमें डेफिनेटली आज से तकरीबन अगर हम 10 साल से पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात करें, तो बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस होता था। प्राइवेट स्कूल्स, अब तो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट स्कूल्स जो है ना चेंजिंग्स आ गई हैं। पहले ये होता था कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर काफ़ी गैप था, और गवर्नमेंट स्कूल्स लाइक बहुत ही जो है ना लो वैल्यूएबल समझे जाते थे, और लोग टीचर्स भी आते थे, नहीं आते थे, हाज़िरियाँ लगती थी, और ये कोई एज सच रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता था। तो यूँ समझ लें कि कचरा माल जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ता था। मैं कह सकता हूँ ये वर्ड, मैंने क्योंकि ये फेस देखा है। और जो कोई एलीट क्लास या कुछ समझता था कि ये बच्चा ज़हीन है और ये एनीथिंग एल्स, इन कुछ पॉइंट्स की वजह से वो प्राइवेट स्कूल में उनको एडमिशन करवा दिया जाता था, और वो वहाँ पढ़ते थे। बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें ये हुआ कि मैंने फिर अपनी 8 क्लास तक जो है उसी सरकारी स्कूल में, जिसमें मैं 3 में से फ़ेल होकर वापस आया था 1 में। टेस्ट हुआ था, तो मेरा टेस्ट तो डेफिनेटली, मुझे ABC भी नहीं आती थी, मैं 3 में फ़ेल भी इसलिए हुआ था, तो ABC तक नहीं आई, तो मुझे फर्स्ट क्लास में जो है एडमिशन दिया गया। फर्स्ट 2 और 2 के बाद फिर थोड़ा सा जो है प्रमोशन मिली 4 क्लास में, 4 के बाद फिर प्रमोशन 5, 6 के बाद आई थिंक 8 में चले गए थे। तो इब्तदा में यही चीज़ें थी, लेकिन मैं आपको यहाँ तक के स्टोरी को, 8 क्लास तक की स्टोरी को एंड करने से पहले बताता चलूँ कि ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं जो आप नोट कर सकते हैं, जो बाद में आप इनको लिंक कर सकते हैं मेरी फ्रीलांसिंग कैरियर के साथ, या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की रीज़न के साथ। ठीक है, तो मैं अपने 6, 7, 8 में अपने उस स्कूल का मशहूर बुक बाइंडर हुआ करता था। जिल्द साजी में मैं बहुत मशहूर था अपने उस दौर में। 1 पॉइंट जो आप मुझसे सीख सकते हैं कि मैं शुरू से ही पैसा कमाने की तरफ माइंड था, और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की तरफ मेरा 6, 7 से ही रुझान था। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मेरे अंदर थी। ऑल्दो उस एज में कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरियात नहीं होती किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी बंदे की, वो बस 10-20 रुपए के पापड़ और ये टॉफ़ियों की ज़रूरत होती है, या कुछ खिलौने वगैरह, ज़्यादा ऐसा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने उन दिनों बड़ी अच्छी अमाउंट अर्न करता था मैं बुक्स जेल साजी के एज अ जेल साज। तो यहाँ से मैंने ख़ुद को जो है ना एक कंसेप्ट दे दिया था कि मुझे पैसे कमाने हैं। तो उसके बाद मैं मूव हुआ गवर्नमेंट हाई स्कूल शुजाबाद में मैट्रिक के लिए, और वहाँ पर तकरीबन 6-7 महीने ही मैं पढ़ा था, और वहाँ का इन्वायरमेंट और स्टडी का मयार जो था एजुकेशन का, उन सारी चीज़ों से डिसपॉइंट होके फिर मैं मतलब जो है मूव कर गया था प्राइवेट स्कूल।
अल्लामा इकबाल कॉलेज, जो कि एक मशहूर स्कूल है और कॉलेज है हमारे शुजाबाद में और मुल्तान डिवीज़न का प्राइवेट। तो मैंने वहाँ से सिलेंडर किया इस बात को कि मैंने भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, बिकॉज़ 8 के बाद मैट्रिक में जब बंदा जाता है तो कच्चे जहन का बंदा, फ्रेश जो उसके ड्रीम होते हैं वो यही होते हैं, उसने मैट्रिक में छा जाना है। और उससे फिर कंसेप्ट भी ये दिया जाता है कि मैट्रिक कर लो, उसके बाद ज़िंदगी चिल है। तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए जब मैंने मयार देखा गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर के, ये तो बहुत डाउन मयार है, तो उस वजह से मैं फिर शिफ्ट हो गया दोबारा से प्राइवेट स्कूल में। और वहाँ से मैंने मैट्रिक की। मैट्रिक में फ़र्स्ट डिवीज़न ले ली थी, 800 कुछ नंबर थे मेरे। और उसके बाद मैंने वहीं से ही इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट के बाद मैंने जो है इंटरमीडिएट में काफ़ी मेरी लाइफ चेंज हो गई थी, ड्रीम डेवलप हुए। उसकी रीज़न ये थी कि मैं इंटरमीडिएट में थोड़ा एलीट क्लास के साथ अटैच हो गया था। लाइक मैट्रिक, हाफ मैट्रिक और इससे पहले तक की जो हमारी मेरी कंपनी थी या फेलोज़ या स्कूल या इन्वायरमेंट सारा वो मेरी तरह का ही मिडिल क्लास था। और हम जो है इतने बड़े ख्वाब देखने वाले लोग नहीं। मिडिल क्लास लोग की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि वो बेचारे बड़े ख्वाब नहीं देख सकते। सो जैसे ही मैं एक एलीट क्लास, जो कि प्राइवेट स्कूल था और अच्छी भली फ़ीसें होती थी, वहाँ मूव हुआ इस इन्वायरमेंट से निकल के, तो थोड़ा सा सोच में डिफरेंस आया मैट्रिक लेवल पर। एंड देन जब मैं कॉलेज में मूव हुआ तो वहाँ पर मैंने जो है खुशकिस्मती थी मेरी कि इनिशियल डेज़ में एक टेस्ट की बेस पर अच्छे सेक्शन में यानी ए सेक्शन में यानी सुपर सेक्शन में चला गया। तो कॉलेज का जो सुपर सेक्शन था वो एलीट क्लास का था और एक एजुकेटेड माइंड के लोग स्टूडेंट्स थे उसके अंदर, और ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास एक्टिव ड्रीम मौजूद थे और टारगेट माइलस्टोन बने हुए होते। एक मिडिल क्लास बंदे को नहीं पता होता उसके ड्रीम क्या है, उसने करना क्या है, बट एक एलीट क्लास या एजुकेटेड बैकग्राउंड या एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग रखने वाले हर स्टूडेंट का माइलस्टोन बना हुआ होता है। फिर वो जिनका माइलस्टोन बन जाता है वो फिर एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन, सिर्फ एफर्ट उसी चीज़ के लिए करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो वो उनकी जो फैमिली में भी उनके माइंड को जो है मेंटली उनको इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा होता है, सपोर्ट किया जा रहा होता है, ईच एंड एवरीथिंग उनको प्रोवाइड की जा रही होती है। बिकॉज उनको ये एक मैसेज दे दिया गया होता है, टारगेट दे दिया गया होता है कि यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर एंड एनीथिंग। सो ये इस माइंड के लोग जिस्तजू करने वाले स्टूडेंट्स थे इन्वायरमेंट में, और मैं ऐसे इन्वायरमेंट में पहली दफ़ा इन हुआ था। लाइक कॉलेज में ए सेक्शन में जाना मेरे लिए ऐसा था कि मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में इंटर हो गया हूँ जहाँ पर हर बंदे के ड्रीम है, कुछ हर बंदा कुछ बड़ा करना चाहता है। तो इसका मेरे ऊपर जो है सबसे बड़ा इफ़ेक्ट यही हुआ और लाइफ मेरी यहीं से चेंज होना शुरू हो गई कि यस आई आल्सो हैव टू डेवलप ड्रीम्स। मुझे भी ड्रीम्स डेवलप करने हैं अपनी लाइफ के अंदर और कुछ टारगेट बनाने हैं। मुझे भी एक बड़ा आदमी बनना है। एक मिडिल क्लास सोच रखने वाला एकदम से जो है ना इस सोच की तरफ कन्वर्ट हुआ कि नो आई हैव टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन। और फिर मुझे इज़्ज़त का भी पता लगने लगा कि इज़्ज़त बनती है। पैसे का तो खैर कंसेप्ट नहीं आया था, लेकिन ये आ गया था कि कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है। उन दिनों फिर वाइब्स आना शुरू हो गई, डॉक्टर बनना है, CSS करना है, AC बनना है, DC बनना है, और इस तरह की मतलब चीज़ें माइंड में, क्योंकि कच्चा जहन होता है इंटरमीडिएट तक, तो इस तरह के ड्रीम्स और इस तरह की सोच ही आती हैं कि मैंने कुछ बड़ा करना है। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी सोच चेंज हो गई थी और जैसे तैसे मेरा इंटरमीडिएट हो गया। तो यहाँ तक था मेरा इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट में भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न लिया। और मतलब एक ऐसे माहौल से निकल के एकदम से एजुकेशन वाले पढ़ने वाले माहौल में जाके और अच्छे मार्क्स ले लिए थे, तकरीबन 700 से क्रॉस। और उन दिनों एक साल गुजरा था जिसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरमीडिएट के बच्चों को रिज़ल्ट में जो है फैटी लगी थी। बहुत मतलब गंदा रिज़ल्ट आया था। वो हमारा ही साल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने जो है पास कर लिया।
लेकिन इतना नहीं था कि मैं मेडिकल से किया था मैंने, इतना नहीं था कि मैं डॉक्टर के लिए एमकेट के लिए तैयारी कर लूँ, और इस तरह का कॉन्फिडेंस भी नहीं बचा था, क्योंकि जो एमकेट की तैयारी करने वाले बच्चे थे वो तो टॉपर्स थे और बहुत हाई लेवल के ज़हीन और मेहनत करने वाले बंदे थे। मैं इस तरह का नहीं था। सो ये ड्रीम तो मैंने कर दिया था अपनी लाइफ से डिलीट, कि मैं डॉक्टर तो बन नहीं सकता। मैंने मेडिकल जो रखी थी वो एफएससी पास करने के लिए एटलीस्ट मोर देन इनफ है, ताकि मैथ की जो खर्च है उससे बच सकूं। तो मेडिकल का वो ड्रीम और वो ख्वाब तो बिल्कुल डिलीट हो गया कि अब मैं यहाँ तक का मेरा इंटरमीडिएट का जो सफ़र था वो कंप्लीट हुआ, और अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस, रिसर्च आ रही थी। लेकिन वो ड्रीम के बड़ा आदमी बनना है, उसके लिए ज़रूरी तो नहीं था कि मेडिकल में जाके डॉक्टर बनना है तो ही मैं बड़ा आदमी बनूंगा। पॉसिबिलिटीज़ सर्च करना शुरू की, और डेफिनेटली अगर जिसका मेडिकल में नहीं बनता आज के दौर में, और ख़ास तौर पे आज से 4 साल पहले 5 साल पहले तो यही था कि मेडिकल में नहीं तो फिर एक ऐसी एजुकेशन जो इसे सीए कहा जाता है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और वो भी एक हाईली टैलेंटेड बंदे उस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन मैं तो वही था ना कि ड्रीम एक्टिव थे। मेडिकल में भी मैट्रिक में 800 नंबर लेके ये सोच के आना कि मैं एंट्री टेस्ट दूंगा और पास हो जाऊंगा, इसी ड्रीम के साथ मैं अपना 700 नंबर इंटरमीडिएट में लेके सीए के अंदर इंटर हो गया कि मैं सीए भी करूंगा और सीए करके दिखाऊंगा। फुल डेडिकेशन के साथ सीए के अंदर इंटर हुआ और लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। यानी वो जो चिल माहौल, पढ़ाई से भागने वाला इंटरमीडिएट तक, ये सारा सीन ख़त्म हो गया। ख्वाब, क्योंकि ड्रीम एक्टिव थे और यूँ समझे हार्मोन एक्टिव थे कि मैंने कुछ करना है, बड़ा करना है। और फिर चैलेंजिंग था मेरे लिए कि सीए ज्वाइन करना, और फिर फेलोस जिनको पता लगा कि ये बंदा सीए में चला गया है, दे वाज लाफिंग के यार ये किस फील्ड में चला गया, इसका जो है मैं इंटरमीडिएट, इसका जो है हालात इसके पूरे सूरे थे, और सीए इतनी मुश्किल है उसमें कैसे ये चला गया। बहरहाल मैं असल में फैमिली के सामने ना थोड़ा शोका रहता था शुरू से ही ना, कि पढ़ने वाला बच्चा है और ये वो सारा कुछ। इसी चीज़ को देखते हुए ना उन्होंने कहा कि बस ठीक है, इसके लिए जो है ना सीए सूटेबल है, और सपोर्ट किया मुझे मेरे इस फैसले को। और आफ्टर तकरीबन 10 इयर्स, इससे पहले मेरे चाचू गए थे घर से बाहर एजुकेशन के लिए, वो मेरे जाने से 10 साल पहले तक, 10 साल, पिछले 10 साल में कोई हमारे फैमिली से आउट ऑफ सिटी फॉर द एजुकेशन नहीं गया। कज़न्स वगैरह और सारे ये मैट्रिक एफएससी तक ही रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिर जब गया और सीए करने के लिए गया तो आई रिसीव्ड प्रोटोकॉल फ्रॉम माय फैमिली रिलेटिव्स के आउट ऑफ सिटी पढ़ रहा है हमारा बच्चा एंड देन सीए कर रहा है, एंड दे सपोर्ट मी अलॉट। मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा प्रोटोकॉल और हर चीज़ 101 मुझे जो है ना दी उन्होंने। और उन्होंने फिर मेरे साथ उम्मीदें भी वाबस्ता की कि यस ये जो है अब सीए करेगा, और इस हवाले से ही मुझे सपोर्ट किया गया। मैंने भी फिर अपनी डेडिकेशन के साथ, बड़ी सिंसियरिटी के साथ सीए के अंदर इन हुआ और बड़ी एफ़र्ट की। इनिशियली सीए को अच्छे तरीके से लेके गया, पेपर भी पास किए सीए के स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर पास कर लिए थे काफ़ी। देन कोविड आ गया। कोविड आते ही जो है स्टडी वाला जो सीन था आपको पता रुक गया, और जैसे ही वो सीन रुका तो वन ऑफ माय फ्रेंड जो है मोहम्मद आमिर साहब, उनको मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा, बट आई एम नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सजेशन और हिज रिकमेंडेशन कि यार अगर कुछ नहीं है करने को तो फ्रीलांसिंग कर लो। That was the day when I hear the word freelancing from someone, ठीक है। पहली दफ़ा मैंने जो वर्ड फ्रीलांसिंग सुना था वो उनके मुंह से सुना था, उन्होंने सजेशन दी। देन आई इग्नोर इट। आफ्टर अ 1 वीक दोबारा उनके साथ मीटअप हुआ। देन आई वाज डिप्रेस दैट आमिर भाई व्हाट शुड आई डू नाउ, बिकॉज स्टडी स्टॉप हो चुकी है एंड आई डिडंट वांट टू बी
फ्री, बिकॉज वो मैं जो है ना इस डायरेक्शन में आ चुका था, डेडिकेशन लेवल और सारी कुछ इतनी एक्टिव थी, ये हार्मोन सारे मेहनत करने वाले एक्टिव थे कि मैं फ्री नहीं होना चाहता था और फ्री रह रह के डिप्रेस हो गया था। और दिस वाज द सिचुएशन, दिस वाज द कंडीशन जो हमारी हर यूथ ने फेस की। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास करने को कुछ नहीं था सिवाय अर्तुरुल देखने के, लेकिन बहुत से ममालिक में ये चीज़ हुई कि उन्होंने इस चीज़ को भी यूटिलाइज़ किया, लोगों को ऑनलाइन फील्ड में इन्वॉल्व किया, ई कॉमर्स और इस तरह की चीज़ों को ग्रो अप किया, अपनी यूथ को इस चीज़ पे लगाया। बट अनफॉर्चुनेटली हमें अर्तुरुल के ऊपर लगा दिया गया, तो हमारी पूरी यूथ तकरीबन 90% यूथ लग चुकी थी अर्तुरुल की तरफ। एंड मुझे ड्रामे वगैरह और इन चीज़ों का इतना शौक़ नहीं था, बट उन दिनों वही बात है कि मेरे हार्मोन्स फॉर वर्किंग हार्ड, फॉर डूइंग एफर्ट, ये सारे एक्टिव थे और मैं डिप्रेस होने लग गया कि यार मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं मेहनत नहीं कर रहा और मैं ये कर भी नहीं सकता। जब तक मेरे कुछ पेपर्स क्लियर होंगे तो मैं अगला पेपर सिलेक्ट करूँगा, लेकिन कोविड की वजह से स्टडी भी नहीं हो रही, सारा कुछ जो है स्टॉप हुआ है। सो फिर जब उन्होंने सेकंड वीक में मुझे दोबारा यही सजेशन दी कि यार फ्रीलांसिंग कर लो, तो मैंने फिर वर्ड फ्रीलांसिंग की तरफ गया। और मेरे पास उन दिनों मैंने न्यू ही एंड्रॉयड लिया था और मैंने मोबाइल लिया भी यूनिवर्सिटी में ही था कि ना, इंटरमीडिएट के बाद। पहले कीपैड लिया, फिर 2-3 महीने बाद एंड्रॉयड ले लिया। इनिशियली नया नया उन दिनों मोबाइल लिया था और फिर जो है यूट्यूब से फ्रीलांसिंग के बारे में सर्च करना शुरू किया। उन्हीं ने ही मुझे शाम सर्वर जो है फ्रीलांसिंग के दुनिया फ्रीलांसिंग के बहुत बड़े नाम, जिन्होंने बहुत सारे मेरी तरह बहुत सारे फ्रीलांसर्स की लाइफ को चेंज किया, उनको रिकमेंड किया गया मुझे कि यार उनको फॉलो करें, वो फ्रीलांसिंग के हवाले से आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको फॉलो करें। देन इनिशियली मैंने उनको जब फॉलो करना शुरू किया तो सारी चीज़ें मेरे लिए अननोन थी, बोरिंग थी, बिकॉज नॉलेज नहीं था। एंड आई डोंट नो अबाउट ऑनलाइन वर्क, फ्रीलांसिंग। बोरिंग क्यों थी? बिकॉज ऑल दिस टर्मोलॉजीज वाज न्यू फॉर मी। जो टर्मोलॉजीज यूज़ की जा रही थी सारी शाम सर्वर की तरफ से कि फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दीज थिंग्स, लाइक वर्क फ्रॉम होम को मैं कंसिडर करता था कि घर में बैठ के काम करना, नॉट ऑनलाइन और ऑल दीज थिंग्स, ये भी कंसेप्ट नहीं थे मेरे पास। सो मार्केट प्लेसेस, international marketplaces or all these terminologies was unknown for me. That's why the initial learning process was very boring for me. ठीक है सर, शाम सर्वर जो कुछ कह रहे, एक कंडीशन ऐसी आ गई थी कि स्ट्रेस की वजह से नींद वगैरह भी कम आ रही होती थी कोविड में। तो जब बच्चे को लोरी दी जाती है ना, तो सर शाम सर्वर साहब के लेक्चर फॉर मी वाज लोरी। मैं सोने से पहले यानी सारी शाम सर्वर साहब के वीडियोस को देखते देखते सो जाता था। ये सीन हो गया था, बिकॉज मुझे कंसेप्ट्स का पता नहीं था, बस मैं सुनता जा रहा था, मुझे नहीं पता व्हाट ही वाज सेइंग और क्या चीज़ें हैं अला बला, बस सुनता गया। लेकिन वन थिंग जिसका मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि कंसिस्टेंसी भी कोई चीज़ होती है, बट मैंने कंसिस्टेंसी के साथ सुना। इवन इट वाज बोरिंग, मुझे चलो हफ्ते में एक चीज़ तो सीखने को मिलेगी, एक चीज़, इस तरह सीखता गया। आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 2-3 महीने तक मैं कॉन्स्टेंटली सुनता रहा। बस आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आती गई, उनको इम्प्लीमेंट करता गया, ग्रो इस चीज़ के अंदर होता गया। देन मुझे जो है ना चीज़ें अंडरस्टैंड करता गया और मैंने स्टार्ट लिया। एक चीज़ मुझे समझ आ गई कि घर बैठ के पैसे कमाना, और फिर जो है आपको एक चीज़ जो सारी इस 3-4 महीने के लर्निंग प्रोसेस में समझ आई, वो ये थी कि कोई भी सर्विस घर बैठ के प्रोवाइड करें किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में, इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं और ये कर सकते हैं आप। तो मैंने जो है ना पहले अपने स्टडी बैकग्राउंड और अपने आप को एनालाइज किया। बिफोर दिस मैंने एक अपना सीए के अंदर MS ऑफिस का सब्जेक्ट है वो पास किया हुआ था। देन आई स्टार्ट फ्रॉम डेटा एंट्री से स्टार्ट किया, अकाउंट बनाया। डेटा एंट्री के अंदर कुछ ऐसी स्किल्स ऐड कर दी थी प्रोग्रामिंग की जो कि मुझे पहले पता ही नहीं था क्या चीज़ें हैं। अकाउंट बनाया, फाइवर पे पहला ऑर्डर मिल गया 1 हफ्ते के अंदर और $70 का वो ऑर्डर मिला। बट दिस वाज अबाउट
कोडिंग और प्रोग्रामिंग, क्योंकि डेटा एंट्री की गिग बनाई थी लेकिन एक्सेल वाले ऑप्शन नहीं डाले थे, प्रोग्रामिंग वाले डाल दिए थे। सो ये भी बड़ी ज़बरदस्त एक स्टोरी है। फिर मैंने इसे कैसे कंप्लीट किया, फेसबुक्स पर गया, ग्रुप्स वगैरह में और लोगों से पूछा कि मुझे डेटा एंट्री का एक्सपर्ट चाहिए, तो वो फिर एक्सेल वाले आ रहे थे सारे। फिर किसी ने बताया कि यार ये एक्सेल का काम नहीं है, ये प्रोग्रामिंग का है। फिर प्रोग्रामिंग लिखा ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट चाहिए। फिर ग्रुप में एक और बंदा, 2-3 बंदे आए, एक ने कहा यार ये प्रोग्रामिंग तो है लेकिन ये प्रोग्रामिंग की ये कैटेगरी है, यानी पाइथन का प्रोजेक्ट है। तो देन मैंने फिर लिखा पाइथन एक्सपर्ट चाहिए, ग्रुप से फाइंड किया फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स में, क्योंकि शान सर्वर ने रिकमेंड किया हुआ था कि अगर आपको काम करना नहीं आता तो ग्रुप्स वगैरह में से बंदे हायर कर लें, आउटसोर्सिंग कर लें। देन एक नाइजीरिया का बंदा आया, उसने मुझे पाइथन का प्रोजेक्ट करके दे दिया $70 वाला, जो कि एक्सेप्ट हो गया। फिर मैंने उस नाइजीरियन को एक मुख्तलिफ यूट्यूब से वीडियोस देखी कि किस तरह टैक्सीज के साथ पैसे भेजे जा सकते हैं, परफेक्ट मनी का अकाउंट बनाया और देन उसको पैसे सेंड कर दिए। यहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ और मैंने फिर वो आउटसोर्सिंग के लिए एक वो स्किल को कंटिन्यू किया। मैंने पाइथन के कंसेप्ट को समझा। जैसे जैसे मुझे लोग कह रहे थे कि यार ये लैंग्वेजेस का है, मैंने लैंग्वेज के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया यूट्यूब से। जैसे मुझे लोग कह रहे थे कि यार ये जो है पाइथन का है, मैंने पाइथन के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। फिर मैंने जो है ना इसी तरह और गिग्स ऐड करता गया, स्किल्स को इन्हेंस करता गया। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी मैंने 3-4 महीने। उसी तरह फिर उसके लिए भी मैंने जो है आप भी सर्विसेज दी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, लोगो डिज़ाइनर, बैनर डिज़ाइनर, थंबनेल डिज़ाइनर। और फिर मैंने जो है ना एम्प्लॉय भी हायर कर लिया। एम्प्लॉय तो उस वक्त वर्ड यूज़ करना भी बेहतर नहीं है, वो मेरा एम्प्लॉय नहीं था बल्कि एक एज अ हेल्पर मैंने एक बंदा हायर कर लिया, तो वो उसे ऐड किया। फिर इस तरह मैं काफ़ी सारी स्किल्स को ऐड करता गया। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उसमें सबको इकट्ठा कर दिया। जब मेरे पास मैं यानी शिफ्ट होता गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद मैंने वीडियो एडिटिंग को लर्न करना शुरू किया। देन मैं जो है फिर जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ चला गया। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने तकरीबन 1.5 साल तक की, अच्छा भला उसमें अर्न किया, एफर्ट की, सारा कुछ किया। और आपको मैं इसमें बताऊं, यहाँ से एक चीज़ ऐड करूँगा, अभी करता हूँ। अच्छा, मैंने फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग की और उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छे टाइम पे अच्छे लेवल तक कमाता रहा हूँ, काफ़ी लॉन्ग टर्म। और देन उसके बाद अकाउंट सस्पेंशन, फाइवर के अकाउंट सस्पेंड, और फिर ये सारा एक प्रोसेस गुजरता गया, अप्स एंड डाउन आते गए। मुझे फिर नई चीज़ों की तरफ, नई स्किल्स की तरफ जाता गया। फिर मैं शिफ्ट हुआ, अपना अमेज़ोन आया, तो अमेज़ोन का जब पीक चल रहा था तो मैं मूव कर गया इस्लामाबाद। वहाँ पर मैंने इस्लामाबाद इनेबलर वर्क के अंदर चीज़ों को लर्न किया। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखने को तो मिली, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे यूँ समझ लें गंभीर एक्सपीरियंस रहा इस्लामाबाद में। तकरीबन मैं 6-7 महीने रहा हूँ। इट वाज़ वेरी हार्ड टाइम फॉर मी, हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। वो फिर कभी दोबारा डिस्कस करेंगे किसी और टाइम में या किसी और वीडियो के अंदर। सो वहाँ से फिर मैं दोबारा वापस आ गया अपना मुल्तान शुजाबाद आ गया। इस दौरान जो है इस्लामाबाद जाने से पहले मैंने 1-2 इंस्टीट्यूट को एज अ ट्रेनर भी सर्विसेज प्रोवाइड की। फिर अपनी एजेंसी रन की, लेट्स डू फ्रीलांसिंग के नाम से अपनी एजेंसी बनाई। उसमें फिर टीम हायर की, ग्राफिक डिज़ाइनर हायर किया, वीडियो एडिटर हायर किया, राइटर हायर किया। देन कुछ ऐसे वाक़यात तो मामलात हो गए थे लाइफ में, ऐसी चीज़ें आ गई थी जिसकी वजह से मुझे उनको प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर सका। फिर इसे मैंने जो है एजेंसी तो थी है लेकिन उसको एज प्रॉपर रन नहीं किया मैंने अपनी जो है। उसके बाद फेसबुक ग्रुप्स और ये चीज़ें होती गई। देन मैं फिर ब्लॉगिंग की तरफ आया। पिछले 1 साल 1.5 से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, साथ अमेज़ोन भी कर रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मेरा चल रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग भी चल रहा है, वेब डेवलपमेंट भी चल रहा है, और वो प्रोग्रामिंग। उस प्रोग्रामिंग के लिए मैंने ना सिर्फ वो नाइजीरिया के बंदा, स्टिल ही इज़ इन कनेक्ट विद मी, बल्कि उसके साथ इंडियन प्रोग्रामर्स और काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स को अटैच किया हुआ है। वो सर्विसेज भी स्टिल मैं दे रहा हूँ।
ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी दे रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग भी दे रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग भी दे रहा हूँ, डेवलपमेंट की सर्विस भी दे रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे रहा हूँ, अमेज़ोन की एज अ वीए भी सर्विसेज दे रहा हूँ, खुद भी अमेज़ोन पे काम कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग पिछले साल 1.5 साल से इसके ऊपर फुल एफर्ट कर रहा हूँ। नोआ डेज मेरी सारी एफर्ट ब्लॉगिंग के ऊपर और अमेज़ोन के ऊपर हो रही है, और बाकी तमाम स्किल्स के लिए एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं, आउटसोर्सिंग करता हूँ। सो इन तमाम चीज़ों तक पहुँचने में जो चीज़ एक मुश्किलात का मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दी सारी, यूँ समझो कि अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, आसान चीज़ें, आसानी से जो चीज़ें हुई। अब मुश्किलात किस किस्म की आई मेरे साथ जो आपको ज़्यादा मोटिवेट कर सकती हैं। एज़ आई मेंशन बिफोर डैट कि मैं फैमिली एक्सेप्ट कर रही थी कि ये अब हमें सीए में बहुत कुछ करके देगा, सीए बनेगा हमारा बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये सारी चीज़ें, और उनका माइंड टोटली इस चीज़ को लिए प्रिपेयर हो गया था कि वो अपने बेटे को अब चार्टर्ड अकाउंटेंट देखना चाहेंगे। सो वो नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी सीए की स्टडी को डिस्टर्ब करूं, बिकॉज वो मुझसे सिर्फ यही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करूं, स्ट्रॉन्ग भी करूं, खुद भी अच्छी लाइफ और ये सारी चीज़। दिस इज़ व्हाट दे एक्सेप्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड से ये एक्सेप्ट कर रहे थे, विच इज़ मैं इससे एग्री नहीं हूँ। बहरहाल ये एक अलग बहस है। सो ये सारी चीज़ें जब हुई तो उसके बाद जो है अब यू नो वेल, मैंने आपको मेंशन किया ना कि सीए उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी, तो वो नहीं चाहेंगे मैं सीए करते हुए अपनी सीए स्टडी को डिस्टर्ब करूँ किसी और चीज़ को स्टार्ट करके। सो उनके लिए ये इशू भी नहीं था कि उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज़ हों कि मेरी उनको फ़ीस नहीं भर सकते या ऐसा सच कोई भी इशू नहीं था, बिकॉज मैंने मेंशन किया पहले कि मैं जो है वाहिद बंदा था जो फैमिली से बाहर आउट ऑफ सिटी स्टडी के लिए गया, तो दे कैन स्पेंड ऑन मी एज मच एज आई वांट। ठीक है, मैं आपको इसकी एक सिंपल सी मिसाल दूं, अगर मैं उन्हें हॉस्टल में बैठ के कहूँ मुझे आज 50,000 रुपये चाहिए और वो मुझे भेज देंगे फ़ौरन, एज सेम मैं सेकंड डे दोबारा कहूँ कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो वो मुझसे पूछेंगे नहीं कि कल आपको भेजे थे। वो दे कंसिडर डैट हमारा बेटा सीए कर रहा है तो इसके अखराजात होते हैं, ज़रूरियात होती हैं, ओके और बताओ बेटा। सो इस सिचुएशन में वो कभी नहीं चाहेंगे कि सीए मेरा डिस्टर्ब हो। सो एट दैट पॉइंट दे आर राइट, सो दे completely रिस्ट्रिक्ट मी टू डू फ्रीलांसिंग। इनिशियली पहले दिन से ही मुझे इन चीज़ों से मना फरमाया गया, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया, और ये हाई लेवल पे रिस्ट्रिक्ट किया गया। किस लेवल पे किया गया वो मैं बताता हूँ आपको। सो इनिशियली जब वालिद साहब को पता लगा कि मैं सीए के साथ और पंगों में घुसा हुआ हूँ, यानी पैसे कमाने में, फ्रीलांसिंग करने में, ऑनलाइन ये चीज़ें करने में, जब उस वक्त 20 में जो इतना ज़्यादा कोविड के स्टार्ट थे, यानी इनिशियली 5th-6th मंथ की बात है, कोविड के 5th-6th मंथ बात, यानी मार्च अगस्त जून जुलाई इन दिनों की बात है, तो बहुत ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया। अबू को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब अबू को ख़बर मिली कि बेटा आपका फ्रीलांसिंग कर रहा है, ऑनलाइन कामों में घुसा हुआ है और ये चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा अबू के लिए गुस्से की वजह बनी। ही गॉट एंग्री, और उन्होंने जो है अच्छी भली मेरी जो है जितनी की जा सकती थी की, लेकिन आजकल वो ट्रेंड चल रहा है ना, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। ये मैं इस लेवल तक पहुंच गया था फ्रीलांसिंग में, क्योंकि लर्निंग कर रहा था, साथ में मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। मुझे ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। बहुत सारे लोग गिव अप इसीलिए करते हैं कि उनको आउटपुट नहीं मिल रहा होता। मुझे तो विद इन 1 वीक आउटपुट मिल गया था, तो मेरे लिए ये चीज़ इंटरेस्टिंग बन गई थी और मैं बस इस चीज़ में लग चुका था। सो रिस्ट्रिक्शंस भी मुझे मिलती रही, इंसल्ट भी होती रही, बट मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, मैंने गिव अप नहीं किया। बट एक वक्त ऐसा आ गया था कि जो है वालिद साहब ने जो है फुली जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर अब बहुत सीरियस हो गए थे। तो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस का तो आगाज़ हो गया था स्टार्ट से ही ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डेज
इनिशियल डेज में ही जैसे ही मालूम हुआ घर वालों को कि ये ऊट पटांग कामों में लग गया है, बिकॉज उनकी नज़र में तो फ्रीलांसिंग एक ऊट पटांग काम था ना, कि ये 1000-2000 रुपये इससे कमा लेगा। और इसकी वजह से इसका जो है एक और जो सबसे बड़ा मसला बन गया था वो ये था कि मेरे वालिद साहब के माइंड में किसी ने ये बात बिठा दी थी कि अपना ये सीए करने के बाद इनका बेटा जो है तकरीबन मिनिमम 10 लाख सैलरी लेगा। एक और ये जो सबसे बड़ी जिसने भी की, अल्लाह उसे हिदायत दे, बगैर फैक्ट को जाने उसने ये बात की। तो बहरहाल ये चीज़ भी अबू को मोटिवेट रखती थी कि ये सीए करेगा तो इतने पैसे कमाएगा, तो अगर फ्रीलांसिंग करता है तो 1000-2000 रुपये कमा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इससे इसकी स्टडी डिस्टर्ब होगी। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही थे, क्योंकि उनको फ्रीलांसिंग का इतना आउटपुट का आइडिया नहीं था। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं इतना रिस्ट्रिक्टेड था, मेरे लिए वो कहते हैं ना कि माहौल तंग कर दिया गया था फ्रीलांसिंग के हवाले से। और नौबत यहाँ तक आ पहुँची थी कि कोविड के सख्त तरीन दिनों में जब क्लासेस हो रही थी ऑनलाइन, तो मैं लैपटॉप अपना घर पर ऑन करता था ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, तो भी दे कंसीडर कि ये फ्रीलांसिंग कर रहा है, फिर से ऑनलाइन काम में लगा हुआ है। सो ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए एक और बड़ा चैलेंज था कि मैं अपनी स्टडी, एटलीस्ट स्टडी भी कंटिन्यू कर सकूं। फ्रीलांसिंग तो गई किसी और जगह, स्टडी भी नहीं कंटिन्यू कर सकता। आई मीन टू से कि यार मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गया था, मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था मुझे। ऐसी सिचुएशन में कोविड के सख्त तरीन दिनों में मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर से जाना होगा और किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाना होगा जहाँ एटलीस्ट फ्रीलांसिंग के साथ, स्टडी के साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग भी कर सकूं। यहाँ तो मेरे लिए अब स्टडी करना भी पॉसिबल नहीं रहा। तो फिर मैं जो है कोविड जब पीक पर था उस वक्त हॉस्टल ओनर से रिक्वेस्ट की, क्योंकि हॉस्टल अलाउ नहीं थे, बैन था, हॉस्टल ओपन नहीं कर सकते थे, परमिशन नहीं थी कोविड की वजह से। तो हॉस्टल ओनर से बड़ी रिक्वेस्ट की, उसे कहा कि सर आप ना कोई सफाई का इंतज़ाम करें, ना कोई मैट का इंतज़ाम करें, बस मुझे रूम दे दें और रूम का भी पूरा रेंट मुझसे ले लीजिएगा। सो यहाँ से मेरी असल स्ट्रगल स्टार्ट हुई। वो कोविड ये ड्यूरेशन थी 8 महीनों की। 8 मंथ मैंने जो है कॉन्स्टेंटली 48 आवर्स यानी 48 घंटे भी मेहनत की है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, लर्निंग करने में, क्योंकि मैं अब डिसाइड कर चुका था कि मैंने इसको गिव अप नहीं करना। मुझे चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई थी, एक्सपीरियंस मेरा गेन हो चुका था, चीज़ों को मुझे फ्रीलांसिंग की नो हाउ हो गई थी। तो इतनी सारी मेहनत के बाद अब मैं नहीं इसको गिव अप करना चाहता था। इन 8 महीनों में मैंने जो मेहनत की जा सकती थी, यूँ यानी इस दुनिया से खुद को अलग करके सिर्फ़ और सिर्फ फ्रीलांसिंग के अंदर एफर्ट की, दिन रात इसी के अंदर नई नई चीज़ें, लर्निंग प्रोसेस मेरा ऐसा था कि ज़बरदस्त। मैंने कंसिस्टेंसी के साथ 8 महीने हर चीज़ को समझा, हर एल्गोरिथम को समझा, अपना यूट्यूब चैनल बनाया, अपनी एजेंसी, ये सारी चीज़ें इसी दौरान मैंने फुल मेहनत की। और फिर घर ये कहा हुआ था कि मेरी क्लासेस सर के घर होती हैं भाई, क्योंकि कोविड में कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटीज़ ऑफ थी, तो मैंने कहा सर अपने घर बुलाते हैं, इस वजह से मुझे हॉस्टल लेना पड़ रहा है। तो बस वीकेंड पे मैं एक वीकेंड छोड़ के एक वीकेंड आता था घर पर, वो भी थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए, और प्रोजेक्ट्स की वजह से फिर वापस चला जाता था। सो ये सारी सिचुएशन, इस सारे इन्वायरमेंट में मैंने जो है खुद को बहुत टाइम भी दिया, एफर्ट भी की इस चीज़ के अंदर, और कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट की, चीज़ों को लर्न किया अच्छे तरीके से। और इस दौरान एक दफ़ा फिर से जो है अब्बू तक ये बात पहुंच गई थी, मेरे वालिद साहब तक, कि ये अभी तक फ्रीलांसिंग कर रहा है। तो वो टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा और मज़ीद मेरे लिए वो था, वो इतनी सख्त उसका रिएक्शन आया था कि मेरे पेरेंट्स के दरमियान आपस में भी इस चीज़ की वजह से, मेरी वजह से, मेरे फ्रीलांसिंग करने की वजह से लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। और अब्बू जो है मेरी वालदा साहब को क्रिटिसाइज़ करते थे कि बेटा जो है फारिग हो गया, बिल्कुल जो है ना ये अब जो है गलत डायरेक्शन में चला गया है और ये सारी चीज़ें। तो फिर जो है
इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फाइनली मैंने फिर जो है ना दोबारा से ये सोचना शुरू कर दिया कि यार मैं गिव अप कर देता हूँ। गिव अप बस डिसाइड करना चाह रहा था, डबल माइंडेड हो चुका था कि यार अब करूँ ना करूँ, क्या करूँ। हाँ, इस सारे दौरान मैंने अपने सीए के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सीओ पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना ना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिदैन को यही चाहिए। तो मैं जो है अबाउट टू एंड था, तो मैंने सर हिशाम सरवर साहब को दोबारा से अप्रोच किया। उनको फर्स्ट इंटरेक्शन यानी पहले तो यूट्यूब से सुना, उनको लिंक्डइन पे अप्रोच किया, उनको सारी एक पोजीशन उनके सामने रखी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, उनकी जो है ना गोल्डन एडवाइस, उन्होंने कहा बेटा तुम लगे रहो और कुछ ऐसा परचेज़ करो, ऐसा कुछ करके दिखाओ, कुछ ऐसी अचीवमेंट करके दिखाओ जो जिनसे वो देखें और खुश हो जाएं। बट इन माई केस थोड़ा डिफरेंट था कि मैं अगर देखो, मेरे लिए टारगेट ये था कि मैं फ्रीलांसिंग से मंथली 10 लाख से ज़्यादा अर्न करूं, तब जाके मेरे पेरेंट्स, क्योंकि अब्बू के माइंड में वो 10 लाख वाला फिगर था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 लाख रुपए अर्न करता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे लिए जो चैलेंज था, बिगेस्ट चैलेंज, कि मैं मोर देन 10 लाख पर मंथ तक पहुंचूंगा, तब जाके कुछ कहा जा सकता है कि दिल उनका नर्म हो जाए, वो मुझे अलाउ करें। तो इस चीज़ तक, इस स्टेज तक आने के लिए मज़ीद मैंने अपने आप को 1 साल पागलों की तरह इस फील्ड के अंदर लगाया और इसमें एफ़र्ट की, हर चीज़ को लर्न किया, दिन रात मेहनत की। फिर जाके मैं इस पोजीशन पे आया कि 2022 के जनवरी में मैं 2021 की जो है जितनी अर्निंग थी वो बैंक स्टेटमेंट के साथ और अपनी सीए के सारे रिज़ल्ट्स, क्योंकि मेरे लिए ये भी और इस मेहनत में मेरे लिए ये दो चीज़ों पर फोकस करना, सबसे बड़ी टफ स्टडी सीए की, इसको भी मेंटेन रखना, साथ में फ्रीलांसिंग लर्निंग स्टेज थी, इनको भी मेंटेन रखना, ये मेरे लिए बिगेस्ट चैलेंज था। बिकॉज मैं जब अपने पेरेंट्स के सामने इस चीज़ को शो करवाता कि मैंने फ्रीलांसिंग के थ्रू इतनी अर्निंग कर ली है, लेकिन इसकी वजह से अपनी सीए को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, तो सीए पे भी टाइम दिया और इन दोनों चीज़ों को फोकस किया, इन पे दोनों को मेंटेन रख के 2022 की जनवरी में मैं दोनों की प्रोग्रेस, यानी फ्रीलांसिंग की भी और सीए की भी, लेके अपनी फैमिली के रिस्पेक्टेड लोगों को इकट्ठा किया। इसमें मेरे चाचू, दादा दादी, अबू, इनको इकट्ठा करके वहाँ पर उनको बैंक स्टेटमेंट्स दिखाई कि देखें मैं 2021 में 1 करोड़ अर्न कर चुका हूँ, यानी 2022 तक, 2022 की जनवरी तक। तो उन्होंने जब ये चीज़ें देखी और इनको अंडरस्टैंड किया तो इट वाज वेरी 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 मेमोरेबल डे है मेरे लिए, इतना यादगार, इतना खुशी का दिन है कि यस, आज उन्होंने एक्सेप्ट किया है मेरी 2-2.5-3 साल, तकरीबन 2 साल की, अप्रोक्सीमेटली 2 साल की इस सारी स्ट्रगल को आज उन्होंने एक्सेप्ट किया है, अप्रिशिएट किया, और फिर तो जो है ना फुल प्रोटोकॉल और सारा कुछ उन्होंने इसको मुझे जो है सपोर्ट भी किया कि यस, ये फील्ड है वाकई, इसमें भी कुछ दम खम है। तब जाके मैं बर्डन मेरे ऊपर से ये रिस्ट्रिक्शन वाला ख़त्म हुआ। तो फिर मैं 22 लास्ट ईयर मेरा पूरा यूँ समझो कि मार्केट में अपने आप को एक्सप्लोर करना, एज अ फ्रीलांसर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में जाके सेशंस लेना और ये सब, क्योंकि मैं अब अलाउ था, पहले मैं सारा हिडनली कर रहा था सारी चीज़ें, क्योंकि ताकि मेरे पेरेंट्स वगैरह को ना पता लगे कि वो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, बिकॉज मैं रिस्ट्रिक्टेड था इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से। सो ये सारा प्रोसेस, इसमें मेहनत, ये सारा कुछ, डेट वाज माय स्टोरी। अब इसके अंदर आपको क्या सबक मिलता है, क्योंकि हर किसी का केस डिफरेंट होता है, लेकिन वे ऑफ एफर्ट और मेन रीज़न है इसमें दो तीन चीज़ें मैंने जो अपने पूरे इस एक्सपीरियंस में मुझसे अगर आप पूछना चाहेंगे। नंबर 1 तो एफर्ट, नंबर 2 एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन, नंबर 3 एफर्ट विद कंसिस्टेंसी। और कोई मुश्किलात आए, चाहे कुछ भी है, जिस चीज़ का सोच लिया है एफर्ट करनी है और उस कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये चीज़, एक चीज़ मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अडॉप्ट कर ली थी, वो थी कि मैंने जो कुछ सीखना है, जो कुछ अर्न करना है, वो मैंने लोगों को भी सिखाना है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ तक इस स्टेज तक जो पहुँचा हूँ, तो उसमें ये चीज़ भी, इस चीज़ का भी इम्पोर्टेंट रोल है कि मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीलांसिंग के हवाले से गाइडलाइंस दे चुका हूँ, काफ़ी सारे बैचेस कवर कर चुका हूँ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, और काफ़ी सारे कोर्सेज़ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। हज़ार 1500 स्टूडेंट्स के ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पर मैं फ्री में गाइडलाइंस देता हूँ फ्रीलांसिंग के हवाले से, और यही सारी चीज़ें रीज़न हैं मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ तक पहुँचा हूँ कि वर्ड को भी क्लियर कर दूँ, इसका मतलब क्या है, मैं मतलब कि कहाँ तक पहुँच चुका हूँ मैं। करंट कंडीशन क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग के बाद जो है ना, फ्रीलांसिंग से मैंने इतना अर्न किया, इज़्ज़त भी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैंने अपनी गाड़ी ली हुई है, अपनी जो है मेरा ये जो सेटअप है, इसमें तकरीबन 3-4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस पूरे सेटअप के अंदर है, एसी वगैरह, फ्रिज और ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं फ्रीलांसिंग की मार्केट्स होती हैं जहाँ पर आप सर्विसेज देते हैं, लाइक फाइवर, अपवर्क। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप फ्रीलांसर होंगे, तो एज अ फ्रीलांसर अगर आपको फाइवर, अपवर्क का पता होगा, इस वक्त मैं फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर टॉप रेटेड सेलर हूँ, और फाइवर के 12 अकाउंट रन कर रहा हूँ, और सारे के सारे लेवल 1 लेवल 2 के हैं, एक टॉप रेटेड है। अपवर्क के 7 अकाउंट रन कर रहा हूँ मैं, और इन सारी अकाउंट्स पे डिफरेंट सर्विसेज दे रहा हूँ। एम्प्लॉय रखे हुए हैं, अपनी कंपनी बनाई हुई है, अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, और इसके अलावा मेरी जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो ये है कि मैंने रियल स्टेट के बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया है फ्रीलांसिंग से अर्निंग करके, और रियल स्टेट में तकरीबन मोर देन 1.5 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है, और मज़ीद भी इन्वेस्ट करने का इरादा है। काफ़ी सोसाइटीज़ में प्लाट्स लिए हुए हैं। ये मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट है। इसके साथ साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने एक फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट की कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, और अपना एक इंस्टीट्यूट बनाना जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी दूंगा डिज़र्विंग बच्चों को, और इसके साथ साथ नौजवानों को इस आईटी की फ़ील्ड और फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड के अंदर भी सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, और कोर्सेज़ और ट्रेनिंग की सहूलियात दूंगा इंशाल्लाह। ये मेरा ड्रीम है, और भी काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं इंशाल्लाह, उनके ऊपर भी वर्किंग हो रही है। तो दिस इज़ माय स्टोरी। आपने इससे क्या सीखा, क्या कुछ आप मेरी स्टोरी से कितने इम्प्रेस हुए, कोई क्वेश्चन आपका, कोई कन्फ्यूजन आपकी, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं कि हम अब इस स्टेज पर हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, फ्रीलांसिंग के हवाले से, कैरियर कंसल्टिंग और ये सारी चीज़ें एक फेज़ से गुज़रा हूँ, आप लोगों के सामने सारा कुछ रखा है। और भी बहुत चीज़ें हैं, एफ़र्ट्स हैं। ये तो शायद मैंने आपको ये जो मुश्किलात हैं इसका 2% भी नहीं बताया होगा। काफ़ी सारे मुश्किलात आई हैं, लेकिन आज इस स्टेज पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ। ना सिर्फ मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरी फैमिली सेटिस्फाई है। सीए के मेरे सब्जेक्ट भी सही गए, उनको अब मेरे पास ऑप्शन है मैं करूँ ना करूँ, और अच्छी पोजीशन तक आया हुआ हूँ सीए पे भी, और साथ में फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। बट नाउ दे डिडंट केयर कि मैं सीए करूँ या ना करूँ, बिकॉज मेरा फ्रीलांसिंग का कैरियर अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हो गया है कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी और प्रोफेशनल की तरफ जाऊँ। हाँ, मेरा एक शौक़ है जर्नलिज़म, और मैं वो कर रहा हूँ। जर्नलिज़म में मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, और आगे इसको भी एक चैनल भी रन कर रहा हूँ जर्नलिज़म के ऊपर, वो भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये सारी चीज़ें थी, ये थी मेरी स्टोरी। आपने मेरी स्टोरी से क्या सीखा, और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और क्या चीज़ आपको सीखने को मिली, और क्या कुछ आप अचीव कर चुके हैं, और आपकी स्टोरी क्या है, वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये मेरी स्टोरी, मेरे ये फ्रीलांसिंग का सफ़र और इसमें आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए मुफीद हुई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। If you enjoyed this video, give it a thumbs up and share with your friends so we can keep making them.
For more videos like this, hit the subscribe button and remember to click on the notification bell. Also, be sure to check out our other videos as well. Thanks for watching.